करंट अफेयर बाय स्टूडेंट फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम 2 अक्टूबर की करंट अफेयर करेंगे। ओके, 2 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर करेंगे। आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय और राजमार्ग मंत्रालय ने किससे संबंधित किसी सिक्योरिटी बॉन्ड जारी करने के लिए सलाह दी है कि आप सिक्योरिटी बॉन्ड जारी करिए। तो इसके बारे में क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अभी सिक्योरिटी बॉन्ड जारी करने के लिए सलाह दी है। देखो, इसके बारे में हमें ध्यान ये रखना है कि वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, ठीक है। तो अभी उन्होंने कहा है इरडई से कि आप जो है सिक्योरिटी बॉन्ड जारी करिए। किससे? इरडई से। अब देखो, सिक्योरिटी बॉन्ड क्या होते हैं और क्यों वो चाहते हैं कि सिक्योरिटी बॉन्ड जारी करें। देखो, सिक्योरिटी बॉन्ड जारी करने का रीज़न ही होता है, प्रिंसिपल मतलब होता है, आप ऐसे मान के चलो, अगर हमें रोड बनवाने हैं तो प्रिंसिपल मतलब है एक कॉन्ट्रैक्टर जो रोड बनाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर, आप ध्यान रख सकते हो। सेकंड, ऑब्लिगी मतलब होता है जो बीमा बैंक होगी, जो बीमा कंपनी होगी, कोई भी यहाँ आ सकती है, कोई भी बीमा कंपनी। और श्योरिटी कौन चाहता है भाई? आपसे अब पूछा जाए कि भाई, सॉरी मैंने ये यहाँ पे गलत लिख दिया, ऑब्लिगी होता है जो देने वाला होता है, तो यानी गवर्नमेंट है यहाँ पे, ठीक है। और श्योरिटी कौन देगा आपको? कोई बीमा कंपनी देगी श्योरिटी। अब होता क्या है इसमें कि मानो सरकार को रोड बनवाना है तो सरकार कॉन्ट्रैक्ट किसको देगी? कॉन्ट्रैक्टर को। और कॉन्ट्रैक्टर पे उसे भरोसा नहीं है कि अगर मानो उसने गलत रोड बना दिया, कोई ख़राब रोड बना दिया, किसी भी तरह को लेकर पैसा को भाग गया, तो भाई श्योरिटी तो सरकार के पास होनी चाहिए ना। तो सरकार कहेगी कंपनी से कि ऐसा करो, हमें श्योरिटी दो कि हम इसको पैसा देना चाहते हैं, क्या आप इसकी श्योरिटी लोगे? तो कहेगी बिल्कुल, हम बीमा कंपनी यहाँ पे कोई भी हो सकती है, वो कि हाँ बिल्कुल ले लेंगे, बट हम थोड़ा सा पैसा लेंगे, कुछ कमीशन लेंगे। मानो फिक्स कमीशन पे ये मान गया। अब ये इसको बोलेगी भाई हम तुमको पैसा दिलवा सकते हैं, तो तुमसे भी हमें कमीशन चाहिए। तो फाइनली ये भी मान गया कि चलो ठीक है भाई, मुझे सरकार पैसा दे रही है तो मैं भी। तो इन दोनों से कमीशन के बिहाफ पे इससे भी कमीशन मिल गया, इसको सरकार से भी मिल गया। तो ये श्योरिटी बॉन्ड जो होता है यही होता है कि ये जारी करेगा फाइनली, और ये श्योरिटी इसको देगी, ये श्योरिटी इसको देगी, यानी कि सरकार को भी मतलब आश्वस्त हो जाएगी कि चलो हमारा पैसा नहीं डूबेगा, और वहाँ पे प्रिंसिपल यानी कॉन्ट्रैक्टर को भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसको पैसा मिल गया, ठीक है। तो ये श्योरिटी बॉन्ड होता है एक बॉन्ड, बीच में कनेक्शन होता है, कनेक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर कंपनीज, यानी जो भी रोड बना रही है वो कंपनी, उसके लिए इरडई ने जारी किया, ठीक है। इसके लिए होता है इरडई के द्वारा हाल ही में, देखो अगर मैं एक समिति बनाई गई थी, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट समिति थी, उसका नाम था मेंटल हेल्थ के लिए। कोई इंश्योरेंस अभी तक नहीं आया है कि क्या मेंटल हेल्थ पे भी कोई इंश्योरेंस दिया जाना चाहिए, तो उसके लिए एक समिति बनाई गई थी। उस समिति का नाम था प्रतिमा मूर्ति समिति बनाई गई थी। और इरडई ने हाल ही में अभी 3 कंपनियों को बेसिकली जीवन बीमा कंपनी का दर्जा दिया है। उन 3 कंपनियों का नाम आप ध्यान रख सकते हो। एक का नाम है एको लाइफ इंश्योरेंस, आप ध्यान रख सकते हो। दूसरी का नाम है गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस, और तीसरी का नाम है क्रेडिट एक्सिस लाइफ इंश्योरेंस, आप ध्यान रख सकते हो। ये 3 कंपनियों के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। और इरडई के बारे में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ 12 समझौते पर हस्ताक्षर किया है? चीन ने अभी हाल ही में 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है, वो है आपका नेपाल के साथ चीन 12 समझौतों पर हस्ताक्षर। 12 समझौते बहुत तरह के, कोई साइंस टेक से जुड़ा मुद्दा भी हो सकता है, और फाइनेंस इंक्लूजन पर भी उन्होंने किया है, टेक्नोलॉजी पर भी किया है, बहुत तरह के समझौते जो आपको याद नहीं रखने। नेपाल के बारे में आपको पता होना चाहिए, नेपाल के पीएम कौन है और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है। नेपाल के प्रधानमंत्री इस समय पर हैं प्रचंड कुमार दहल, और नेपाल के जो इस समय राष्ट्रपति हैं वो है रामचंद्र पौडेल, ठीक है। दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगर मैं नेपाल की बात करूं तो नेपाल के साथ क्या भारत को एक्सरसाइज करता है? बिल्कुल। कौन सा? उसका नाम क्या है? सूर्यकरण। हमारी आर्मी करती है सूर्यकरण एक्सरसाइज हमारी आर्मी करती है नेपाल के साथ में, इंडिया और नेपाल मिलकर करते हैं। और इसके अलावा अगर मैं नेपाल के बारे में आपको बताऊं कि भारत सरकार की एक कंपनी है, उसका नाम है NHPC, ठीक है, NHPC। ये NHPC कंपनी जो है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन कंपनी जो है, ये नेपाल में एक 480 मेगावाट की एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रही है, बिजली से उत्पादित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वो हाइड्रो जो पावर प्रोजेक्ट बना रही है वो नेपाल के अंदर बन रहा है। वो उसका नाम क्या है उस प्रोजेक्ट का? उसका नाम है फुकोट, आप ध्यान रख सकते हो, फुकोट कर्नाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रही है भारत की NHPC कंपनी। इसके अलावा मैं नेपाल के बारे में आपको बताता हूँ। नेपाल के अंदर एक पर्वत पाया जाता है, उस पर्वत का नाम है माउंट अन्नपूर्णा, ठीक है। इस माउंट अन्नपूर्णा पे भारत की तरफ से कोई पहला भारतीय कौन था
जिसने यहाँ पे चढ़ाई की थी, सक्सेसफुल चढ़ाई की थी, वो पहली भारतीय भी थे और पहली भारतीय महिला भी थी। दोनों आपको ध्यान रखना है, पहली भारतीय महिला भी वही थी, वुमेन्स भी वही थी। उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते, ये लास्ट ईयर किया था उन्होंने, प्रियंका मोहिते। और प्रियंका मोहिते है कहाँ की? महाराष्ट्र की हैं। लेकिन अभी एक पहला पुरुष, जो भारत का पहला पुरुष है, उन्होंने भी इस पर चढ़ाई पूरी कर दी, उसका नाम है अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी, अर्जुन वाजपेयी भी महाराष्ट्र से हैं, आप इनके बारे में भी याद रख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको और बताऊं इसके बारे नेपाल के बारे में कि नेपाल के अंदर नेपाल पहली विश्व की टीम है जिन्होंने क्रिकेट के अंदर T20 में सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। वो स्कोर किया है इन्होंने 314 रन का 20 ओवर में। आपको ध्यान, नेपाल पहली ऐसी टीम है हाईएस्ट स्कोर करने वाली विश्व में सबसे ज़्यादा। और किसके खिलाफ किया आपसे ये पूछा जा सकता है, उसका नाम है मंगोलिया। क्योंकि अभी जो एशियन गेम्स चाइना की हंगजाओ में चल रहे हैं, वहाँ पर ये मैच हुआ था, ठीक है, तो हंगजाओ में ये मैच हुआ था। इसके अलावा नेपाल की एक राजधानी है, जैसा कि हम जानते हैं, काठमांडू। काठमांडू में कोई खास चीज़? बिल्कुल, सार्क। सार्क समझते हो? सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है। सार्क के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 8 सदस्य आते हैं। हमारे जो पड़ोसी हैं सभी इसके अंदर है सामान्यतः, चाइना को छोड़ के, जैसे पाकिस्तान इसके अंदर हो गया, अफगानिस्तान इसके अंदर हो गया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश हो गया, ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और इंडिया तो है ही इसमें, श्रीलंका हो गया, और इसके अलावा एक होता है मालदीव, ये भी इसमें होता है। तो टोटल हो गया 8। सार्क के बारे में इतना काफ़ी है। इसके अलावा एक संगठन सार्क से भी मुझे याद आ रहा है, एक संगठन और होता है, उसका नाम है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक कौन सा संगठन होता है? बिम्स्टेक, ये भी मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक मतलब होता है कि जो बे ऑफ बंगाल का जो एक कोऑपरेशन है, हम बंगाल की खाड़ी से जुड़े जो देशों के अंदर हम कोऑपरेशन करना चाहते हैं, उसके लिए संगठन है। अगर मैं इस संगठन के बारे में बात करूँ, जैसे अगर मैंने अभी आपको सार्क बताया, जो सार्क संगठन है, ठीक है, ये जो हमारे दक्षिण एशिया का संघ है, रीजनल क्षेत्रीय संघ है दक्षिण एशिया के देशों का। इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1985 में, ठीक है, दिसंबर 1985 में। और बिम्स्टेक की कब हुई है? बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 जून में, ठीक है। बिम्स्टेक के बारे में ये है कि जो बंगाल की खाड़ी से जुड़े देशों का एक समूह है, ये भी रीजनल आपस में समझौता करते हैं, क्षेत्रीय साझेदारी करते हैं बहुत तरह के। तो इसका जो स्थापना हुई थी वो बैंकॉक डिक्लेरेशन से हुई थी। और इसके अंदर जो देश आते हैं, आपसे मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो देश आते हैं उनमें जैसे भारत की तरफ 7 देश शायद इसके अंदर आते हैं, 7 आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इंडिया आता है, इंडिया के अलावा एक नेपाल आता है, नेपाल के अलावा भूटान आता है, भूटान के अलावा इसमें बांग्लादेश आता है, और बांग्लादेश के अलावा इसमें श्रीलंका आता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान इसके अंदर नहीं होते, लेकिन थाईलैंड और म्यांमार, थाईलैंड और म्यांमार ये देश भी होते। तो 1 2 3 4 5 6 7 देश इसके अंदर होते हैं, ठीक है। इसके बारे में इतना ही काफ़ी है नेपाल के बारे में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं अब। हाल ही में किस संगठन ने वुमेन पावर और कैंसर पर एक रिपोर्ट जारी की है? देखो, वुमेन पावर एंड कैंसर ये रिपोर्ट का नाम है, इस पर एक रिपोर्ट भी जारी कर दी है। तो ये पूछा है किसने? तो लैंसेट ग्लोबल हेल्थ ने जारी की है। देखो, रिपोर्ट ज़रूरी इसलिए हो जाती है कि इसमें ये बताया गया है कि महिलाओं के अंदर होने वाले कैंसर्स पे आजकल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। और स्टडी ऑफ कैंसर, अगर हम कहें कि भाई कैंसर के अध्ययन का वैज्ञानिक नाम, मतलब स्टडी ऑफ कैंसर जो होता है, इसको हम कहते हैं ना कि अध्ययन का जो कैंसर का जो अध्ययन करने वाली विज्ञान होती है उसको बोलते हैं हम ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी इसके बारे में भी आप ध्यान रख सकते हो, ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसके तो इसमें यही बताया गया है कि महिलाओं में होने वाले कैंसर्स पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो बहुत ही निराशाजनक है। और हाल ही में एक चीज़ और हुई थी रिसेंटली, IIT मद्रास न्यूज़ में आया था। वो किस लिए न्यूज़ में आया था? IIT मद्रास ने करा क्या था कि एक पोर्टल बनाया था, या एप्लीकेशन कह सकते हो या एक सॉफ्टवेयर कह सकते हो, इसका नाम था GVM ड्राइवर। इसके तहत होना क्या था कि जो दिमाग का कैंसर होता है ना, उसको डिटेक्ट कर सकता था, ये उसकी पता कर सकता, उसकी जांच कर सकता था, उसके लिए बनाया था, ठीक है। और UNDP यहाँ पे लिखा हुआ है, UNDP का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, इसके बारे में और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। इसका न्यूयॉर्क USA में, अमेरिका में, इसका जेनेवा में है, ठीक है। ओके, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत के किस बंदरगाह को इजिप्ट से ग्रीन अमोनिया का कंटेनर सुरक्षित रूप से पहुंचा? किस बंदरगाह पे पहुंचा है अभी? किस बंदरगाह पे? इजिप्ट से ग्रीन अमोनिया क्या होता है? देखो, ग्रीन अमोनिया ये होता है कि जो अमोनिया फ्यूल के लिए काम आती है, उसको ग्रीन अमोनिया कहते हैं, ठीक है। अभी किस बंदरगाह पे सुरक्षित रूप से पहुंचा है भारत के? तो भारत की जो बंदरगाह पे पहुंचा उसका नाम है VO चिंदबरनार। मैं लिख देता हूँ, चिंदबरनार, ठीक है।
इस चंद्रबर्नार बंदरगाह को एक अन्य नाम और है, इसका एक नाम और होता है, उसको हम तूतीकोरिन भी कह सकते हो। इसका अन्य नाम क्या है? तूतीकोरिन। इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। चंद्रबर्नार, देखो तमिलनाडु के अंदर और भी पोर्ट हैं। तमिलनाडु के अंदर कटुपल्ली पोर्ट है, एक का नाम है कटुपल्ली पोर्ट है तमिलनाडु के अंदर। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा चेन्नई पोर्ट के अलावा एक पोर्ट और है यहाँ पे, कामराजार पोर्ट, कामराजार पोर्ट ये भी है। इस कामराजार पोर्ट का नाम, एक नाम और मिलता है आपको, एन्नोर पोर्ट नाम भी मिलता है, एन्नोर पोर्ट। भारत सरकार की अभी रिसेंटली भारत सरकार ने क्या है कि वो भारत सरकार 3 ऐसे बंदरगाहों को हाइड्रोजन हब बनाना चाहती है कि वहाँ पे हाइड्रोजन की कमी ना हो भारत के अंदर। तो 3 हाइड्रोजन हब बनेंगे, 3 पोर्ट भारत के 3 बंदरगाहों पर। पहले का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, वीओ चंद्रबर्नार पोर्ट, जो मैंने आपको बता दिया तमिलनाडु में है। और दूसरा पोर्ट आपको मैं बताता हूँ कांडला पोर्ट, जो गुजरात में है। कौन सा? कांडला पोर्ट, कांडला, ठीक है। ये कांडला कहाँ पर है? गुजरात। इसका एक नाम है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और एक पोर्ट और है जो उड़ीसा के अंदर है, उसका नाम है पारादीप। ये 3 पोर्ट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, ओके। अगर मैं आपको देखो यहाँ पे बताता हूँ इसके बारे में, तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु के अंदर देखो एक हिल्स पाई जाती है, मैं आपको उनको बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये जो लेक है, देखो यहाँ पर ये जो पुझल लेक है, ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और देखो ये जाबादी हिल्स अभी एक पेपर में आई है, ये हिल्स जो है जाबादी हिल्स अभी एक एग्जाम में पूछी गई है कि जाबादी हिल्स किस राज्य में पाई जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ये रिवर है वैगई, ठीक है, इस रिवर के बारे में आपको ध्यान रखना है। वैगई रिवर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और एक चित्तर रिवर, ये साधन मोस्ट रिवर है, दक्षिण भारत में सबसे नीचे पाई जाने वाले रिवर में इसका नाम आता है, तो इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। एक तमिलनाडु में अभी एक न्यूज में और रही थी, एक वैली है कम्बम वैली, ये भी तमिलनाडु में न्यूज़ में रही थी। तो ये कम्बम वैली कहाँ है? आपको दिख रही है यहाँ पे। और यहाँ पे अन्नामलाई पर्वत है, ये नीलगिरी हिल्स हैं, कुंडा हिल्स हैं यहाँ पे। जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है। और जो मैं अभी पोर्ट बता रहा था, वो पोर्ट एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है। ये जो पोर्ट मैंने बताया था, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार आपको पता ही है, तो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली पाक स्ट्रेट है। गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को कौन सी स्टेट कनेक्ट करती है? आप ध्यान देख पा रहे होंगे, बे ऑफ बंगाल को और गल्फ ऑफ मन्नार को पाक स्टेट कनेक्ट करती है। इसके अलावा अलग किसको करती है? भारत और श्रीलंका को ये अलग करती है। भारत के किस पॉइंट को? धनुषकोडी को श्रीलंका से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में निपा वायरस के मामले देखे गए हैं? सबसे पहले, और इस वायरस के निदान के लिए हाल ही में एक भारत सरकार ने किसकी अनुमति दे दी है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के प्रयोग की मंजूरी दे दी है। देखो भारत में निपा वायरस के मामले 3-4 मामले देखेंगे केरल के अंदर। और देखो इसमें एक चीज़ मैंने आपको बताई कि इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो आप देख पा रहे हो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती क्या है, इनके बारे में समझते हैं। देखो ब्लड में 2 तरह की सेल आपकी पाई जाती हैं, एक आरबीसी होती हैं, ठीक है, और एक डब्ल्यूबीसी होती हैं, ठीक है। रेड ब्लड कार्पसेल्स कणिकाएं बोलती हैं, लाल रक्त कणिकाएं और सफ़ेद रक्त कणिकाएं, इनको डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। तो बेसिकली जो आरबीसी होती है, इनका काम बॉडी के अंदर क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर पाया जाता है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो करता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है कि जो बाहर से आने वाला किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी तरह की कोई भी पैथोजेंस हैं जो बाहर से ब्लड के अंदर आए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो उनके खिलाफ ये एंटीबॉडी बनाती है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करती है, प्रतिरक्षा। तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम कौन करती है? डब्ल्यूबीसी। लेकिन क्या होता है कि एंटीबॉडी बनाती है, लेकिन जो अभी निपा वायरस है इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, निपा वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी है। तो अभी भारत सरकार ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की अनुमति दे दी है। अब होगा क्या कि इस ब्लड के अंदर इसका मोनो, यानी मोनो मतलब होता है इसी की तरह, इस वायरस की तरह के अगेंस्ट काम करने वाली जो मोनोक्लोनल, यानी कि उनका एक तरह से अपग्रेडन बनाया जाएगा, यानी कि उन्हीं की जैसी एंटीबॉडी तैयार करी जाएंगी पहले से, उन बॉडीज़ को, एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है, ताकि निपा वायरस जब बॉडी के अंदर जाए तो उसके प्रति प्रतिरक्षा तंत्र हमारा मजबूत हो जाए और इसको ख़त्म कर दे। बट बेसिकली अभी तक कोई सी इसकी वैक्सीन नहीं बनी है, तो अभी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये अभी भारत सरकार ने कहा है, ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे केरल अभी कुछ कारणों से न्यूज़ में भी रहा था। केरल भारत का पहला राज्य है जिसने अपने पूरे भारत मतलब अपने नागरिकों को अपने यहाँ पर ब्रॉडबैंड सुविधाएं दी, ब्रॉडबैंड इंटरनेट दिया, BROAD, मैं लिख देता हूँ आपको, BROAD, ब्रॉडबैंड, ठीक है, जो तार के माध्यम से इंटरनेट पहुँचाया जाता है। किस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने किया? के-फोन नाम था उस प्रोजेक्ट का। क्या नाम था? के-फोन प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने ऐसा करके दिखाया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पहला ऐसा राज्य है। इसके अलावा केरल भारत का पहला राज्य है जिसने ई गवर्नेंस प्रणाली राज्य किया, यानी ई गवर्नेंस स्टेट है वो, ई गवर्नेंस स्टेट, ठीक है,
यानी पूरे पूरे राज्य में ई गवर्नेंस पे आधारित शासन चलेगा। पहला ऐसा राज्य है भारत का जो ई गवर्नेंस स्टेट है। आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा केरल में और कुछ न्यूज़ में रहा हो, हाँ, केरल के अंदर अभी एक फेस्टिवल भी हुआ था, आयुर्वेदा फेस्टिवल। आयुर्वेदा होगा, अभी आयुर्वेदा फेस्टिवल हुआ नहीं, नेशनल आयुर्वेदा फेस्टिवल, इसके बारे में भी आप ध्यान रख सकते हो। तिरुवनंतपुरम में होगा, तिरुवनंतपुरम केरल में ही होगा। ये लगभग दिसंबर 2023 में होगा, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। और केरल का कुछ और अभी न्यूज़ में हो, केरल के अंदर एक लेक पाई जाती है, अष्टमुडी लेक, आप ध्यान रख सकते हो, अष्टमुडी लेक पाई जाती है, ठीक है। इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। टोटो भाषा को सुरक्षित करने के लिए टोटो शब्दकोश यानी एक डिक्शनरी बनाई है, टोटो शब्दकोश, टोटो भाषा को सुरक्षित करने के लिए। तो पूछा है कि किस राज्य में प्रयोग करी जाती है। देखो, बंगाल। जब हम भारत का नक्शा बनाते हैं तो बेसिकली जैसे ये नक्शा बनाया मैंने भारत का, तो जब ये नक्शा बनाया तो यहाँ पर ये जो ये एरिया है बेसिक पश्चिम बंगाल का, ये एरिया जो भूटान से टच करता है, ये ऊपर वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोबारा, ये जो एरिया यहाँ पे जो भूटान से टच कर रहा है, नॉर्दर्न मोस्ट एरिया में ये भाषा बोली जाती है, टोटो। कौन सी भाषा बोली जाती है? टोटो भाषा बोली जाती है नॉर्दर्न मोस्ट एरिया में, आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए संग्रह बनाया है अभी वेस्ट बंगाल सरकार। तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में ये भाषा बोली जाती है, आपको ध्यान रखना है। कौन से कहाँ बोली जाती है? पश्चिम बंगाल में। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि ये भाषा कहाँ बोली जाती है? पश्चिम बंगाल में। अच्छा, ये भाषा के लिए सबसे पहले जो लिपि किसने बनाई थी? भाई लिपि, भाषा तो होगी लेकिन भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। तो लिपि सबसे पहले इस भाषा के लिए किसने बनाई थी? 2015 में बनाई थी। उन व्यक्ति का नाम था धनीराम टोटो। धनीराम टोटो उन्होंने बनाई थी। इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बारे में, और देखो वेस्ट बंगाल में अभी वेस्ट बंगाल के पास में मुझे याद आ रहा है कि वेस्ट बंगाल में एक जगह है बेसिकली मैत्री, जो एक पाइपलाइन है, जैसा कि आप जानते हो मैत्री पाइपलाइन। ये मैत्री पाइपलाइन जो है पाइपलाइन, इसके तहत क्या होने वाला है? मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में ये डील है मैत्री पाइपलाइन, ठीक है। 131.5 किलोमीटर इसकी हाइट है, सॉरी लंबाई है इसकी। तो इस पाइपलाइन के तहत भारत से डीजल पहुंचाया जाएगा, कहाँ पर? बांग्लादेश के अंदर। आपको बेसिस तो ये पश्चिम बंगाल को कहाँ से जोड़ रही है? बेसिकली ये जोड़ रही है बांग्लादेश से। तो ये मैत्री पाइपलाइन के बारे में, और इसके बारे में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली जो स्थल है, मैं आप इस स्थल के बारे में आपको बताता हूँ। ये स्थल जो भोजनकोंडा है, इस स्थल में हुआ क्या है बेसिकली कि ये जो कि एक बौद्ध विरासत स्थल है, इसे हाल ही में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाने जा रहा है। तो ये देखो भोजनकोंडा जो एक बौद्ध विरासत स्थल है, ये पूछा गया है कि कहाँ पर है। इसको हाल ही में विकसित करने के लिए भारत सरकार और संबंधित राज्य की सरकार जो है मान गई है, ठीक है। तो बौद्ध विरासत स्थल ये अभी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। ये जो भोजनकोंडा लिख देते हैं, भोजनकोंडा जो कि एक बौद्ध विरासत स्थल है, इसे हाल ही में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। किस राज्य में अवस्थित है इसके बारे में? तो ये भोजनकोंडा जो है बेसिकली ये आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में भी आपसे पूछे तो आंध्र प्रदेश में एक जगह मिलती है संकाराम। क्या जगह का नाम है? संकाराम। संकाराम जगह कहाँ पर है? विजाग मतलब विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर ये अवस्थित है। इसको ये बौद्ध विरासत स्थल है, इसको भारत सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगी। आंध्र प्रदेश के बारे में मैं अगर आपको बताऊं कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश में एक नेशनल पार्क पाया जाता है, उसका नाम है पापीकोंडा नेशनल पार्क पाया जाता है। और यहाँ पर एक श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क पाया जाता है। इसके अलावा राजीव गांधी नेशनल पार्क यहाँ पे पाया जाता है। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आंध्र प्रदेश में ही एक हीरा लिख देंगे, साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी उन्होंने ही किया। एक यहाँ पर बेसिकली आंध्र प्रदेश में ही एक स्टेशन पाया जाता है, उसका नाम है विजाग मतलब विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। ये पहला ऐसा भारत का रेलवे स्टेशन था जिसको प्लेटिनम कैटेगरी में ग्रीन रेटिंग मिली थी। किस कैटेगरी में? इसको पहला ऐसा था, बेसिकली आपको ध्यान रखना कि प्लेटिनम कैटेगरी में ग्रीन रेटिंग इसको मिली थी, ये पहला ऐसा था। और इसके बारे में सबसे खास बात ये थी कि ये प्लेटिनम कैटेगरी में जब इन्हें ग्रीन रेटिंग मिली थी, इसके जो कौन देता है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्लेटिनम कैटेगरी में आखिर में ग्रीन रेटिंग देता कौन है। तो ग्रीन रेटिंग कौन देता है आपको ध्यान रखना है, उनका नाम वो है ग्रीन, बेसिकली रुको,
उसको देता है, एक नाम है IGBC, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, उसके द्वारा दी जाती है। और ये किसके तहत काम करती है? जो कन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्री है हमारी, जो भारतीय उद्योग परिसंघ है, उसके तहत ये काम करती है संस्था। लेकिन अभी एक और रेलवे स्टेशन है जिसको ग्रीन रेटिंग मिल गई है, उसका नाम है, आप उसको भी विशेष रूप से ध्यान रखना, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। कौन सा स्टेशन है जिसको अभी और मिल गई है? विजयवाड़ा। तो ये भारत का दूसरा ऐसा है जिसको विजयवाड़ा, लिख देता हूँ, विजयवाड़ा, ये दूसरा ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसको प्लेटिनम कैटेगरी के तहत ग्रीन रेटिंग मिली है। ठीक है, ये 2 ही ऐसे हैं अब तक भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेसिकली मार्केट है एयाल वेगी, इसको इंग्लिश में आप याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है। खबरों में रहा किस राज्य में अवस्थित है? सिंपल क्वेश्चन आंसर है, आपको बताना है कि कहाँ पर है। तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में भी आपसे पूछे तो कौन सी जगह? कोयम्बटूर। ठीक है, ये कोयम्बटूर है। इसके बारे में सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और तमिलनाडु में बेसिकली एक नेशनल पार्क पाया जाता है, गल्फ ऑफ मन्नार, आप ध्यान रख सकते हो, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तमिलनाडु में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने ई कैबिनेट प्रणाली को अपनाया है? और इस प्रणाली को अपनाने वाला पूरे भारत का वह चौथा और उत्तर पूर्वी राज्यों में वह दूसरा बन गया है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये हमें पता होना चाहिए कि आखिर में ई कैबिनेट प्रणाली होती क्या है। ई कैबिनेट प्रणाली जो प्रणाली होती है, सिस्टम होता है, वो बेसिकली होता है डिजिटल गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए होता है। ठीक है, यानी पेपरलेस वर्क करना है आपको, उसके लिए होता है। तो ये अब मैंने कहा कि चौथा है, तो इसका मतलब है चौथा त्रिपुरा हो गया। इससे पहले 3 भी बने होंगे। 3 कौन से हैं? सबसे पहला कौन सा था? उत्तराखंड। दूसरा कौन सा था? उत्तर प्रदेश। तीसरा कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश। और चौथा कौन बन गया? त्रिपुरा। अब मैंने कहा भाई उत्तर पूर्वी राज्यों में दूसरा है, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों में पहला कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस तरह है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको और बताऊँ, देखो जो मणिपुर है, मणिपुर में एक नेशनल पार्क पाया जाता है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यहाँ पर एक घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है फुमड़ी घास के मैदान पाए जाते हैं। ये तैरते हुए घास के मैदान होते हैं भारत में, पहला ऐसा है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क भी इसको बोला जाता है, केबुल लामजाओ को। ठीक है, इसके बारे में इतना काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मातंगनी हाजरा का भी निधन हो गया। देखो मातंगनी हाजरा किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी, इनके बारे में हमें ये बताना है। देखो मातंगनी हाजरा जो है बेसिकली ये जुड़ी हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, इनके बारे में इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इन्हें बूढ़ी गांधी की संज्ञा भी दी जाती है, उसकी बूढ़ी गांधी की संज्ञा दी जाती है, बूढ़ी गांधी की संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने सुंदरबन जलवायु संबंधी क्षेत्रों को सुधारने के लिए, जो सुंदरबन है उसको सुधारने के लिए अभी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? किसके साथ किया? तो बांग्लादेश के साथ। देखो सुंदरबन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये मैप मैंने बना देता हूँ भारत का। अगर मैं इसको मैप मान लूँ तो ये पश्चिम बंगाल और जो भारत का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, जो मैं अभी ग्रीन से कर रहा हूँ, ये एरिया जो ये सुंदरबन यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, ये भारत और बांग्लादेश में फैले हुए हैं। तो इनको अभी जो क्लाइमेट संबंधी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, इनको बस सॉल्यूशन देंगे, उनको सुधारेंगे, तो फाइनली भारत और बांग्लादेश के बीच में ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर उन्होंने कर दिया है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस सिंपल है कि भाई किसके बीच में, इतना ही काफ़ी है। और अभी एक ना मुझे याद आ रहा है, FSSAI जो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंडेक्स है, जो FSSAI है, मैंने आपको बताया था, इसके द्वारा बताया गया है कि न्यूज़पेपर्स जो होते हैं हमारे न्यूज़पेपर, उनमें जो फूड रैपिंग होगी, अब आज से फूड रैपिंग मतलब है खाना पैक करना, वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अब खाना आप उसमें पैक नहीं कर पाओगे। FSSAI का जो चेयरमैन है, इसके बारे में बात करूँ तो सुधांशु पंत है, लिख देता हूँ मैं, सुधांशु पंत। ठीक है, एक न्यूज़ और है सुधांशु पंत, तो उसके और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो आगे से पैकेजिंग नहीं होगी। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद